नमस्कार। कार्यक्रम रचना के एक अन्य अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैत्री का हमारे जीवन में सदैव ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। एक सच्चा मित्र न केवल सुख दुख में साया बनकर हमारे अंग संग चलता है, अपितु सामान्य परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें पथभ्रष्ट होने से बचाता है। ठीक से ही कार्य करती हैं अच्छी पुस्तकें भी, जो न केवल हमें बौद्धिक स्तर पर समृद्ध बनाती हैं, बल्कि मानसिक व व्यवहारिक रूप में भी हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाती हैं। और निश्चित तौर पर इसका संपूर्ण श्रेय जाता है उन रचनाकारों को जो कि अपने अनुभव और ज्ञान को पुस्तकों का रूप देकर हम तक पहुंचाते हैं। जिक्र करें आज के नामवर साहित्यकारों का, तो हमारे आज के मेहमान का नाम भी शुमार होता है उन्हीं में। न केवल साहित्य के क्षेत्र में वे एक स्थापित पहचान है, बल्कि एक संपादक के तौर पर भी आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी की बात करें तो इनसे उनका वर्षों से गहरा नाता रहा है। और जिक्र करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, तो भोर होते ही चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ दैनिक अखबार पढ़ते हुए उनके छपे हुए कॉलम, उनकी छपी हुई कहानियाँ, उनकी छपी हुई बहुत सी कविताएं हमें देखने में आएंगी। इस बहुमुखी प्रतिभा के बारे में अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि किनसे मिलवाने जा रही हूँ आपको मैं। तो बिना किसी देरी आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान शिरोमणि साहित्यकार श्री सुरेश सेठ जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सबसे पहला तो हमारा यही सवाल रहेगा कि कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् बिगरीयसी, तो जन्म कहाँ हुआ और कैसे माहौल में आपका लालन पालन हुआ? जननी जन्मभूमि की बात आप कर रही हैं, और वाकई मेरी जननी, मेरी जन्मभूमि है भारत, और मैं गर्वित हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ। तो भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपराएं, भारत के लोग और भारत का ये रमणीक पैरानोमा, ये है मेरे कंधों पर लदा हुआ बचपन से ही। और उसी की वजह से, जैसे आप कह रही हैं कि भोर होते ही सुबह चाय की चुस्कियों से, बिल्कुल हाँ, मेरा सुबह जो है वो उठते ही समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं से आँख खुलती है। कॉफ़ी के कप होते हैं या चाय होती है, ग्रीन टी, ग्रीन टी पीता हूँ मैं। हाँ। दूसरी चाय नहीं पीता, ऐसे ही, कोई और उसका कारण नहीं है। पर आपने कहा तो मैंने कहा कि सहज ही बात करें, तो वो पीता हूँ। और लगभग 2 घंटे मैं सुबह पढ़ता हूँ जी। उसके बाद मैं सारा दिन साहित्य जीता हूँ, साहित्य लिखता हूँ, साहित्य ओढ़ता हूँ, साहित्य बिछौता हूँ। और जो मेरे साथ उस तरह की बातें, उसमें जाहिर है कि देश भी आता है, देश के सामने पैदा समस्याएं भी आती हैं, और एक लेखक के नाते जो मेरी कलम की जिम्मेदारियां हैं वो भी आती हैं। मैं शून्य में नहीं लिखता। ये नहीं कि मैं शौकिया लिखता हूँ, शौकिया लिखने की उम्र तो गुजर गई जी। तो 60 साल हो गए निरंतर लिखते हुए, और 42 सृजनात्मक किताबें लिखी। ये नहीं कि एडिटिंग वाली नहीं जिसमें नाम चले जाते हैं। सृजनात्मक किताबें अगर लिखी तो दिन रात आप सोच सकती हैं कि क्या होता है। चेहरे मुझे प्रभावित करते हैं, आपका चेहरा प्रभावित कर रहा है, एम्बियंस परिवेश प्रभावित करता है, बदलता हुआ माहौल प्रभावित करता है, और फिर चलती है कलम लगातार। बिल्कुल, जो कि रूप लेती है संस्मरणों का, कभी नाटकों का, तो कभी कविता का,
और कभी कभार उपन्यासों का। जी हाँ। सब कुछ लिखा आपने सभी जी विधाओं हाँ, में सर। जी हाँ, मैंने और लिखा यहाँ है। तक कि बाल साहित्य जो है वो बाल भी आपकी साहित्य कलम भी से लिखा है। छूटा नहीं रहा। बाल वो साहित्य भी लिखा है। हाँ बिल्कुल लिखा है सर आपने। सर ये शौक जो है, लिखने के प्रति रुचि जो है, ये कब और कैसे उत्पन्न हुई? शौक नहीं है ये है जुनून। जी। और कुछ लोगों के साथ उनके माथे पर माँ सरस्वती की कृपा जन्म से हो जाती है। जी। मैं इतना गर्व तो नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पर जो देश के लोगों का व्यथा गाथा, हंसना रोना, चलना फिरना, उत्सव मनाना और उससे लेकर जिंदगी से कर मौत तक, तो पीछे पीछे मेरे कंधे पे एक हाथ है। वो है लेखन कला का, वो है वाक कला का, वो है उससे उद्भासित होने वाले नाटकों का, कविताओं का, कहानियों का, उपन्यासों का, जी, व्यंग का और संस्मरणों का। जी। पहली पुस्तक कब लिखी सर? पहली पुस्तक मैंने देर से लिखी। मैंने राष्ट्रीय पत्रिकाओं में, ये बड़ी मज़े की बात है कि मैं बहुत छोटा था तभी से मैंने राष्ट्रीय पत्रिकाओं में मैंने पहले लिखा, क्योंकि मन में थी जुझारू वृत्ति। और पंजाब की सभी अखबारों में और फिर पत्रिकाओं में बाद में लिखा। जी। मेरे मित्र कहा करते हैं कि लोग तो यहाँ से धर्मयुग, उन दिनों बहुत बहुत बड़ी अखबार थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ज्ञानोदय, माध्यम, कल्पना, अणिमा, मैंने वहाँ से शुरू किया। जी। और वहाँ से शुरू करके फिर पंजाब का कोई ऐसा अखबार नहीं है। इस वक्त भी पंजाब के 5 देश के 5 बड़े समाचार पत्रों में मैं नियमित सृजनात्मक और चिंतन लेखन करता हूँ। बिल्कुल सर, व्यंग विधा है, उसमें भी आप तीर छोड़ते हुए नजर आते हैं जो कि झंझोड़ते हैं, जन सामान्यों को सोचने पर बाध्य करते हैं बहुत सी बातों के बारे में। और सर ये पहली जो पुस्तक थी ये कविता रही या उपन्यास, क्या था ये? ऐसा है कि मुझे उस वक़्त ये समझा जाता था, उन दिनों में जब मैंने लिखना शुरू किया, बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया था, तो उस वक़्त सबसे बड़ी मैगजीन थी, पत्रिका थी धर्मयुग। हाँ जी, धर्मयुग। और उसके संपादक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती। उसके ही समानांतर पत्रिका थी साप्ताहिक हिंदुस्तान। उसमें मनोज श्याम जोशी भी रहे और दूसरे मृणाल पांडे भी रहीं और भी लोग रहे। और हिमांशु जोशी साहित्य पृष्ठ देखते थे। जो आदमी इसमें एक बार छप जाता था उस वक़्त उसको राष्ट्रीय पहचान मिल जाती थी। और मैं बारहा इन संपादकों की मेहरबानी रही कि इस छोटी, तब मैं बहुत छोटी उम्र का था, इन्होंने मुझे बेतरह बार बार छापा। और मेरी धर्मयुग में शायद इस क्षेत्र के किसी युवा लेखक की कथामाला नहीं छपी जी। मेरी 6 कहानियाँ मेरे वक्तव्य के साथ डॉक्टर भारती ने छापी। और तब एक हल्ला हो गया था कि भगवती चरण वर्मा की उससे पहले छापी थी। मैं भगवती चरण वर्मा की चरणों की धूल भी नहीं हूँ। और उसके बाद उन्होंने युवा लेखन के तौर पे या प्रतिभावान लेखक के तौर पे मेरी 6 कहानियाँ छापी थीं। और उससे पहले भगवती चरण वर्मा जी का अगर वक्तव्य आया था तो मेरा भी आया था। ये धर्मयुग के पन्ने गवाह है, या उन दिनों के धर्मयुग के पाठक इसके साक्षी। फिर साप्ताहिक, फिर सब, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। और यहाँ की अब नाम क्या लेने हैं, वो तो साहित्यिक पत्रिका उनके ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ की कोई भी राष्ट्रीय समाचार पत्र तब का और अब का बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसमें मैंने नियमित रूप से कहानियां नहीं लिखी, व्यंग नहीं लिखे। और दूरदर्शन और रेडियो तो मेरे अपने हैं। यहाँ तो आपको पता ही है कि मैंने इन वार्ताओं में और इनमें तो खैर मैंने बहुत भाग लिया ही। कुछ वृत्तचित्र भी बनाए दूरदर्शन के लिए और बहुत से नाटक
जो राष्ट्रीय मैंने स्तर पर रेडियो आपके पे प्रसारित लिखे हुए। और जी। जो मैंने दूरदर्शन से मेरे प्रसारित हुए, बल्कि दूरदर्शन के मोनोग्राम में आप देख लीजिएगा, जी। जब इन्होंने शुरू किया तातारी साहब ने, तो जो पहला नाटक था वो मुझे गर्व है, मेरा था दहलीज पर टिटकी धूप, वाह। और उसको सुरेंद्र साहनी ने डायरेक्ट किया था। जी। उसके बाद लगातार राजेश कौल और सब उस तरह। रेडियो में तो मैं 33 वर्ष हर 3 महीने के बाद एक नाटक, और वो सभी आगे प्रसारित हुए, राष्ट्रीय प्रसारण में आए, बिल्कुल। और कुछ प्रोड्यूस भी किए। तब के महान दिग्गज नाटक निर्देशकों ने सत्येंद्र शरद थे, चिरंजीत थे, जिनके नाम थे उस वक्त। सर, केंद्रीय विषय क्या रहते हैं आपके, जो जैसे केंद्रीय कथानक विषय, लिखे हैं आपने, केंद्रीय कहानी में विषय केंद्रीय विषय क्या होता है? इंसान। जी सर। केंद्रीय विषय इंसान। हाँ। देखो, विषय मैं कई बार बहुत जब मैं सोचता हूँ तो मैंने पढ़ा भी बहुत जगह और सोचा भी जी। कि विषय तो एक ही है। जी, इंसान तो है, लेकिन सर उसमें विषय तो इंसान एक में भी ही बहुत सी भावनाएं होती हैं। भावनाएं तो नहीं, भावनाओं बहुत का सी कौन सा स्थितियां होती हैं, हाँ, बहुत सी घटनाएं बिल्कुल सर, होती हैं, स्थितियां भी बहुत होती सी हैं। ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। जी। आपके जीवन का भाग्य भी चलता है, बिल्कुल भाग्य दुर्भाग्य। मैं कहता हूं आपका संबंध किसी से क्या बनेगा, ये भी भाग्य दुर्भाग्य है। जी। आपका कोई सम्मान करेगा या आपकी अवमानना करेगा, ये भी भाग्य दुर्भाग्य है। और लेखक हूं मैं, तो मैं इन सब बातों को नाजुक स्पर्श से पकड़ता हूं। क्यों पकड़ता हूं? ताकि मैं आपके पास बैठ के इस तरह से बता सकूं अपनी रचनाओं में कि आपको लगे कि ये तो मेरी ही बात है। व्यक्ति से सार्वजनीन होना, ये है मेरा आदर्श। और बोर मैं नहीं करना चाहता, ये मैं आपको बताऊं कि मैं भारी भरकम किस्म के बड़े बड़े शास्त्रीय, मुझे आते हैं वो भी, शास्त्रीय भाषा भी आती है, वो मैं ला दूं। हम पंजाब के लोग, जो पंजाब के लोग हैं, हमारी जो पूरी पूरी परंपरा है वो गंगा जमुनी संस्कृति है। बिल्कुल है सर। पंजाबी मेरी बोली है, मातृ बोली है। हिंदी से मैं पला बड़ा, संस्कृत ने मुझे नर्स किया, और उर्दू मेरी परंपरा है। इन सब भाषाओं ने मुझे सिखाया कि मैं क्या अभिव्यक्ति दूं जो आपको समझ आए, मैं क्या अभिव्यक्ति दूं जो आपके पास बैठे, मैं क्या अभिव्यक्ति दूं जो आप कहे अरे ये तो मेरी ही बात है जो कह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहानी का मतलब यही होता है, कहानी तो आप सभी खुद से जुड़ी लगे, ऐसा लगे कहीं ना कहीं जो है ये पात्र जो है इसको मैं जी रहा हूँ, वही वो कहानी सार्थक मानी जाती है। तो सर, कविताएं भी आपने लिखी हैं? हाँ, कविताएं भी लिखी। तो क्यों ना एक कविता हो जाए पहले? अच्छा, कविता हो जाए? बिल्कुल सर, है बिल्कुल। तो कविता मैं ऐसे अपने पास उठा के सुनाता हूँ जी। तो इस कविता में मैंने प्रस्थान या डिपार्चर की कोशिश की है। कविताओं में, आम कविताओं में आपने सुना होगा लयबद्ध तरीके से गा के, बोल के जो बातें उठती हैं वो क्या हैं, और आम जिंदगी उससे क्या है आगे, और उसके बाद आगे 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 गहरे होते चले जाते हैं। जैसे किसी को मिलने के साथ संबंध गहरे होते हैं, किसी स्थिति से टकराने के बाद स्थिति के कई आयाम आपके सामने खुलते हैं। मेरी कविता हो, मेरा गद्य हो, मेरा पद्य हो, व्यंग मेरा हथियार है, पर बहुआयामी व्यंग, हास्य से आगे मेरी यात्रा शुरू होती है। व्यंग से मैं विद्रूप की ओर जाता हूँ, विसंगता की ओर जाता हूँ, विडंबना की ओर जाता हूँ, और इस यात्रा में मैं आपसे बतियाता हूँ, क्योंकि ये मेरी नहीं आप सबकी बात हो जाए तो मेरी कलम सफल है। जी। पेश करता हूँ बिल्कुल सर एक कविता। ये कविता अभी मैंने मेरी किताबों में, किताबें हैं मेरी कविता संग्रह कई हैं, लेकिन ये अभी पिछले दिनों ही लिखी, तो मैंने कहा नई नहीं लिखी है, यही सुनाते हैं। बिल्कुल सर। बैसाखियों के बिना बादल, चांद और बिछोड़ा, उदासी, अकेलापन और पलायन, मुरझाए हुए फूल, मरी हुई तितलियां, एक टूटा हुआ पुल, फिर आखिरी हिचकी, बस भटकन तिलिस्म बन गई।
यूं लिखते रहे सीना चीर देने वाली कविताएं, करते रहे किताबी जिंदगी में बहते आंसुओं की तलाश, लेकिन आंसू बहे नहीं, हमेशा गालों तक आने से पहले ही सूख गए। तिनका तिनका, कौर कौर, जिसको लुकमा निवाला कहते हैं, कौर कौर बन जुटा था, इन ना बहे आंसुओं संग जैसे बह गया। अब अपनों की बास, बंधु बांधवों का संग साथ कहीं नजर नहीं आता, बस कटीली झाड़ियां बनैले पशुओं सम घेरती रहती हैं। फूलों का भ्रम था क्या जो उम्र भर कैक्टसों की खेती करते रहे? यही जिंदगी है क्या? फूलों की चाह करो, कैक्टस पाओ। वहां मधुर मुस्कान भूगोल बदल दांत निपोर कर हंसती है, सब में सपनों के शतरंज बांटती है, अपने साथ खेलते रहने का न्योता देती है। लेकिन जिंदगी खेल नहीं, बरगद के पुराने दरख्त पर उल्टे पांव लटकी हकीकत जैसी है। उल्टे पांव कौन होता है? अंधेरी रात क्यों बार बार सुबह होने का शुभा देती है? अंधेरी रात क्यों बार बार सुबह होने का शुभा देती है? कब तक इन शुभों को जिए सब लोग? सुबह का इंतजार था, बंद कपाटों पर शाम दस्तक देने लगी, वह दस्तक जो अमावस के अंधेरे को शर्मिंदा करती है। सब शर्मिंदा हो गए, इसका तोहफा देने वाले शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने इस शर्मिंदगी में चीत्कार भर दी। ना चुप होने वाले विस्फोटों की हौलनाक आवाजें भर दी। अब इस माहौल में अपना मौन कैसे तलाशें कि जिसके बाद मंत्रोच्चारण की प्रभातियां गूंजती हैं, क्षितिज से फूटती नई रोशनी लौटती है। लेकिन ये रोशनी कामयाबी की संक्षिप्त गलियों में भटकती रही। मौन एक सन्नाटा बन इस बस्ती से बहिष्कृत हो गया। इस मौन को लौटा कर लाना है। सनसनीखेज खबरों की बैसाखियों के बिना क्या इसे लौटा कर ला सकोगे तुम? ये प्रश्न है मेरा युवा पीढ़ी से। बहुत बड़ा प्रश्न है सर। और आपने जो चित्रण किया है यथार्थ का, यथार्थ हमेशा ही कटु होता है सर, कल्पना से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल होता है सर। एक आपका बहुत चर्चित उपन्यास रहा है सुलगती नदी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि वो लिखने का विचार कैसे आया मन में? सुलगती नदी, मैंने इसमें भी यहाँ जो हौलनाक विस्फोटों की बात की है जी, ये हौलनाक विस्फोट तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मैं जिंदगी में जो आतंकवाद, हिंसा, मौत और विस्फोटों के रूप में प्रस्फुटित होता है, मैं उसको छोटे पैमाने पे नहीं लेता। मैं उसको स्थानीय पैमाने पे नहीं लेता। मैं आपके इर्द गिर्द फूटते हुए उन सब विस्फोटों की बात करता हूँ जो आपके गली बाजार में भी फूट सकते हैं, जो सरहदों पर फूट सकते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूट सकते हैं। और सुलगती नदी जब लिखा गया तो उसमें इन सभी अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटों के बाजारीकरण की बात थी जी। और उस बाजारीकरण में से उभरी एक प्रेम कथा, जो प्रेम कथा होते होते बीच में कहीं ठिठक गई जी। और फिर उसमें से ठिठके आखिरी मेरी उस उपन्यास के शब्द हैं, दरवाजे खुलेंगे तो लोग आएंगे जी। मैं ये कहता हूँ, हाँ। अपने दिमाग के, अपने दिल के, अपनी आंखों के दरवाजे खोलो और लोगों को आने दो।
बिल्कुल पूर्वाग्रह से आप लोगों को कोष्ठकों में ना डाल दो कि तू काले वर्ग में है, तू सफेद है, तू गलत है, तू सही है। एक गलत आदमी कहीं सही होगा, कहीं सही आदमी गलत होगा, और मेरी सुलगती नदी उस गलत में से सही की तलाश करती है। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत से नाटक लिखे हैं दूरदर्शन और रेडियो के लिए, तो कितना अंतर रहता है? कहा जाता है कि जो रेडियो के लिए नाटक लिखना वो एक सरल कार्य नहीं है, तो क्या अंतर है एक मंच के लिए लिखना और एक रेडियो के लिए लिखना, कितना अंतर है इनमें? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो मैं शास्त्रीय भाषा में ही नटराज और भृतहरि जी को स्मरण करके कह रहा हूँ कि एस्थेटिक डिस्टेंस। जी जी। हमारा एस्थेटिक डिस्टेंस, कि आपका और मेरा एस्थेटिक डिस्टेंस क्या है। रेडियो में मुझे वो एस्थेटिक डिस्टेंस आपके साथ भरना है अपनी आवाज़ के साथ। उस आवाज़ के साथ मेरा निर्देशक ध्वनि प्रभाव देगा, और ध्वनि प्रभाव के साथ जो हम स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं और उसमें संवादों का जो तादात्म्य चलता है, और उन संवादों में संवाद दर संवाद हम गुफ्तगू करते हैं, बस वही आपके सामने कहानी जीवित करती है। दूरदर्शन में तो हमारे पास दृश्य विधान भी है, और मंच पर तो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन हो जाता है। हमने बहुत से नुक्कड़ नाटकों की ओर भी ध्यान दिया, और उन नुक्कड़ नाटकों में तो भीड़ हमारे साथ पार्टिसिपेट करती है। और अभी मैं जो कुछ प्रयोग करने जा रहा हूँ, कुछ अपने अन्य दोस्तों के साथ जो कि हिंदुस्तान के रंगकर्मी हैं, वो ये है कि जैसे अभी ये कविता मैंने पढ़ी, इन कविताओं के छोटे छोटे एक या दो ऐसी ही, मेरी अपनी नहीं कुछ और भी कविताएं, उनको जोड़कर हम नैनो नाटक, जो आ गया ना छोटे नाटकों का, 3-3 घंटों के नहीं, अगर जब स्टैंड अप कॉमेडी चलने लग गई तो हम ऐसे नाटकों को क्यों ना करें, और उसके पीछे हम कविता की बंदिश तोड़ेंगे, कविताओं को लाएंगे नाटकों में, और उनको फिर उनसे ध्वनि प्रभाव, छाया प्रभाव पैदा करके एस्थेटिक, लड़ाई तो हमारी एस्थेटिक डिस्टेंस को खत्म करने की है, और वो एस्थेटिक डिस्टेंस हमने खत्म करना है। रेडियो में किया अपनी आवाज के साथ, और दृश्य नाटकों में, यहाँ दूरदर्शन में किया तो दूरदर्शन ने हमें बहुत बल दिया। जब हम दूरदर्शन में आए तो दूरदर्शन में हम विजुअल हो गए, उस वक्त हम और तरह से। मंच में हमारी कोशिश होती है कि ऑडियंस पार्टिसिपेट करे, और ऑडियंस की आगे पार्टिसिपेशन मंच से आगे एनवायरनमेंट थिएटर है, प्राण सब्रवाल या दूसरे लोग गार्डन थिएटर कर रहे हैं, या मैं ये कहता हूँ कि आप लघु नाटक, और वो नुक्कड़ नाटकों के एक्सटेंशन। जी सर, ये हमारा समूचा जीवन है वो एक नाटक है सर। हमें भूमिकाएं जो विभिन्न है वो निभानी पड़ती है, और साथ में हमें समय की जो बाध्यता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मन तो है कि बहुत सी बातें करें, किंतु जो समय है हमें इजाज़त नहीं देता। आप यहाँ पर पधारे और हमें अपना जो कीमती अनुभव है हमारे साथ साझा किए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायु प्रदान करें, और निरंतर आप लेखन जो प्रक्रिया है इसमें बने रहें यूँ ही, और पुस्तकें लिखें और समृद्ध करें साहित्य के क्षेत्र को। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत धन्यवाद।